एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कराना, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें डायग्राम दे रखा है, ट्राइंगल PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है डायग्राम में, और इधर पे इसकी परपेंडिकुलर साइड 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, बाकी एक इंफॉर्मेशन हमें किस में दे रखी है, फिगर में। तो आप लिख सकते हो कि गिवन क्या है, इन ट्राइंगल PQR में हमें दिख रहा है कि एंगल Q पर 90 डिग्री है और PQ साइड हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है एंड PR साइड कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, cos A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड tan A की वैल्यू भी क्या करनी है, साथ में फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ए का ABC नाम दिया क्या, सॉरी मैंने क्वेश्चन चेंज किया, cos नहीं tan P, और मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया शायद, ठीक है। इधर पे देखो फाइंड क्या करना है, tan P फाइंड करना है और tan P माइनस cot R फाइंड करना है, ये है हमारा, ठीक है। पूरा ओवरऑल इसकी आंसर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना, ठीक है। तो ए इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस ए वैल्यू फाइंड करना है हमको। अच्छा ये बताओ, tan P और cot R का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, मतलब tan P में से cot R को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। tan P की वैल्यू क्या होगी, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। cot R का मतलब होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बट एंगल चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहला हम tan P की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लें, अलग से निकाल लें, और cot R की भी अलग से वैल्यू निकाल लें, और फिर tan P में से cot R को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो उसके लिए हमें ये पता है कि इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। तो यहां पे इस ट्राइंगल पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है बट बेस नहीं दे रखा, तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, बेस, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें कितनी साइड पता है, कितनी साइड पता है, 2 साइड हमें पता है। यदि हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड जानते हैं, हमें पता है, और थर्ड साइड हमें फाइंड करना है, तो हम किसका हेल्प लेंगे, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड कर लेते। थर्ड साइड कौन सी बची है जो हमें नहीं पता, QR। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, और ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, PR साइड जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PQ स्क्वायर, और QR साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब PR की वैल्यू पता है क्या, PR कितना है 13 और PQ 12 और QR नहीं पता। 12 के स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा बताओ, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बेटा। और इधर पे क्या बचेगा, QR का स्क्वायर। पता है इसका आंसर कितना आने वाला, 25 आने वाला है। कितना आने वाला है, 25। इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दो और दूसरे ब्रैकेट में इनको घटा दो, तो बराबर क्या जाएगा, QR। 13 प्लस 12 कितना हो गया, 25। 13 में से 12 गया 1, तो आया ना 25 बन गया 25। तो स्क्वायर इस साइड आया तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ QR कितना आ गया 5। QR एक लेंथ है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बट हमें पता है स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस साइन दोनों की होती, लेकिन हमें पता है QR जो है वो लेंथ है,
डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सो इसलिए हमने केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर किया है। क्यू आर कितना आ गया भैया, 5 सेंटीमीटर। कितना आया क्यू आर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई हैं। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम का कब यूज होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज होती है, तब यूज होती है जब हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता है और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। अब वो दो साइड कोई भी हो सकती है। देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाली साइड को, ठीक है। और परपेंडिकुलर साइड ए हो जाएगी, जो वर्टिकल लाइन होगी उसे परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो इन तीन में से कोई भी दो साइड यदि हमें पता है, कोई भी दो साइड पता है और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, तो वहां पे हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज होती है जब दो साइड पता हो और थर्ड साइड हमें पता ना हो, उसे फाइंड करना हो। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक साइड पता है और दो साइड पता नहीं है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होगी। याद रखना, तीन साइड में से दो साइड हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जिस है ना, वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते। किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। क्लियर। तो इसलिए समझ में आया कब यूज करते पाइथागोरस। तो यहां पे हमें दो साइड पता थी, थर्ड साइड फाइंड करनी थी, तो कर ली। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब हमें क्या फाइंड करना है, tan p और cot r की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं हम tan p और cot r की वैल्यू, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं इस कुछ पार्ट इधर पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार इधर पे मैं बना दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ए वाली साइड कितनी है 12, ए 13 और ए 5 सेंटीमीटर में है सारी डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इधर पे कौन सा वर्टेक्स था Q और यहां पे कौन सा वर्टेक्स था R और यहां पे कौन सा वर्टेक्स था P। बहुत ध्यान से सुनना भैया, tan P, ठीक है। अब हमें tan P निकालना है, तो नाउ tan P की वैल्यू होगी क्या। सबसे पहले tan का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी tan मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस साइड का क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो। अब tan किसे कंसीडर करेंगे और बेस किसे कंसीडर करेंगे, ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। किस पे, एंगल पे। इसमें एंगल क्या जुड़ा, हमें पता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वो लगेगा फॉर्मूला। लेकिन इधर पे एंगल क्या जुड़ा है, P। तो P एंगल कहां पे, इधर पे, ठीक है। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, P एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और P से जुड़ी साइड बेस होगी। P से जुड़ी साइड बेस होगी। क्या हो गया, उंगली का दिखा रहे, को दिखा रहा उंगली, समझ रहे। हाँ अच्छा, ऐसा समझ रहे, ऐसा समझो जा है। चलो देखो, तो भाई याद रखना, P एंगल है तो P एंगल के लिए हम किसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और किसको बेस कंसीडर करेंगे। एक बार और देखो, P जो भी एंगल होगा ना, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उससे जुड़ी हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती। वो किसके सामने की होती है, जहां पे 90 डिग्री बनता ना, उसकी अपोजिट साइड क्या होती, हाइपोटेनस साइड होती। क्या होती बेटा, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि लार्ज एंगल के सामने की साइड क्या होती है ना, लार्ज क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ लार्ज एंगल इज लार्ज। ऐसा पढ़ा था ना थ्योरम कि लार्ज एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, लार्ज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के दो एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट। तो इनमें सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेनस ही होगी, क्योंकि हाइपोटेनस किसके सामने है,
90 डिग्री के सामने, तो वो तो फिक्स होगी ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है। तो याद रखो यहाँ पे पी एंगल है, पी एंगल के लिए हम परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करेंगे, क्यू आर को, और बेस किसे कंसीडर करेंगे, पी क्यू को। तो tan p बराबर क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब tan p बराबर क्यू आर की वैल्यू हमें इधर दिख रही है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, tan p इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 सेंटीमीटर। अच्छा आएगा क्या सेंटीमीटर, नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेशियो है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गए, यानी रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई है, जरा ध्यान से देखो, इसको मत दो, देना इक्वेशन तो दे दो, यहां हमने वैल्यू कहां से पुट की है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो हमने tan p निकाल लिया, इसको सेकेंड पार्ट में बोल दे रहा हूं। एंड सिमिलरली इसी तरह मैं क्या निकालूंगा इस ट्राइंगल में, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसी ट्राइंगल में मैं अब कॉट आर की वैल्यू निकालूंगा। अच्छा ये बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता था, कॉट थीटा बराबर होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी कॉट का मतलब होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट इसमें एंगल चेंज है, एंगल क्या है, चेंज, एंगल क्या है आर, इधर पे एंगल का P, तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी P के अपोजिट साइड, P एंगल की अपोजिट साइड यहाँ पे क्या थी, QR है ना, तो वो परपेंडिकुलर। अब लेकिन R एंगल है, तो R एंगल इधर पे, R एंगल की अपोजिट साइड इस बार कौन है, PQ, तो R के एंगल के लिए परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करेंगे, PQ को, और R साइड से जुड़ी वाली साइड को क्या कहेंगे, बेस। तो कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इस बार QR, और परपेंडिकुलर कितना है PQ, तो इसका भी आंसर आने वाला 0, 5/12 आने वाला है, इसका भी आएगा ना 5/12, ठीक है। इसे हम थर्ड इक्वेशन दे देना। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर, क्या फाइंड करना था, फाइनली tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना था। तो अब लिखेंगे नाउ tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, tan p की वैल्यू मुझे दिख रही, कितनी दिख रही, 5/12 दिख रही, और माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी दिख रही, 5/12। इन दोनों वैल्यू हमें कहां से दिखी है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से हमने इनको पुट किया, 5/12 से 5/12 कटा, क्या बचा, तो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करो। साइन सॉरी इस बार क्या दिया है हमें, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, ठीक है, क्या दे रखा, 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A की वैल्यू क्या होगी एंड सेक A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड करनी। तो इस बार देखो इधर भी A है, इसमें भी A है, और इसमें भी A है, कोई ट्राइंगल नहीं दिया, तो आप याद रख लेना, इस बार हम नॉर्मल तरीके से कर देंगे, इसमें हमें परपेंडिकुलर बेस इसमें चेंज नहीं होने वाले, जब एंगल सेम होंगे तब परपेंडिकुलर और बेस सेम ही रहेंगे, याद रखना, ठीक है, चेंज नहीं होते। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है और गिवन है, तो हम गिवन से ही स्टार्ट करेंगे कि नाउ 15 cot A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो cot A बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, cot A बराबर होगा 8/15, होगा कि नहीं होगा भाई, 15 क्या है, मल्टी में है ना इधर, तो 15 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो cot A क्या, cot A इक्वल टू कितना आ गया, 8/15 आ गया, ठीक है। अब यहां पे हमें पता है कि भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सपोज
ए है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और इधर पे मैं 90 डिग्री ले रहा हूं, ए बी सी इसका नाम दे दे रहा हूं। तो आवाज नहीं, एक परपेंडिकुलर है, बेस है, और एक हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉट बराबर होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी 15। तो ये चीज लेकिन आप डायरेक्ट करोगे ना गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपने बेस की वैल्यू 8 ले ली गलत हो गया, हाइपोटेनस की वैल्यू 15 ले ली क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्यों। यदि मैं बोल देता कि बेस की वैल्यू 16 है, 16 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, कितनी है। अब जरा मैं तुमसे कहूं कि कॉट ए आप फाइंड करके बताओ, तो आप क्या कहोगे, बेस अपॉन 15, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 16 और ए कितना है परपेंडिकुलर 30। तो इसको सिंपल करोगे तब जाके इधर क्या आया होगा 8 अपॉन 15, ठीक है। या मान लो मैं 16 ना बोल के और कुछ बोल देता, यहां पे मैं बोल देता 24, यहां पे बोल देता 45, तो भी आप 24 और 45 करते तो भी जाके एक जाता 3 से कट रहा, 3 8 जा और 3 15 जा, समझ रहे बात को। तो डायरेक्ट आप 8 बेस को 8 जैसे ही लोगे, हो सकता है बहुत रेयर मार्क्स आपके, मतलब जनरली मार्क्स नहीं काटे जाते, लेकिन कई बार यदि टीचर ने थोड़ा ज्यादा ही क्या नहीं, टीचर यदि ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो वो आपके मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है ना। क्यों, रीजन मैंने बताया कि यदि सपोज बेस 16 है, परपेंडिकुलर 30 है, तो उनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन 15। तो कॉट ए तो रेशियो है, क्या है रेशियो। रेशियो हमेशा कैसे फॉर्म में हो सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता वो उस चीज का क्या रहा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहा हो। तो आप उसको फिर किस तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है। यहां पे चीजें हैं जो आपको थोड़ा करना है, इंप्रूव करना है। आप डायरेक्ट बेस को 8 मत लेना। यहां पे आप बोलोगे कि भाई हम जानते कॉट ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, और कॉट ए बराबर 8 अपॉन 15 भी होता। यदि हम रेशियो सिंबल को एक्स लेट कर ले, कितना लेट कर ले, एक्स लेट कर ले, के लेट कर देते, लेट रेशियो सिंबल बी एक्स के, ठीक है, कितना है के। तो बेस कितना हो जाएगा 8 के, और सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 के, सॉरी क्या बोलो 15 के, ठीक है। पर बेस हो जाएगा 8 के और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 के। अब आपको पता है कि बेस इसका कितना है 8 के है, और परपेंडिकुलर कितना है 15 के है, ठीक है 15 के। अब के मतलब 1000 मत समझ लेना, ठीक है। तो 8 के और कोई भी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 है ना, कुछ भी हो सकती है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी दो साइड पता है, कौन कौन सी, बेस और परपेंडिकुलर। क्या फाइंड कर लेना है, हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम नाउ इन ट्राइंगल, या सीधे लगा देंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्राइंगल कोई दिया तो है नहीं, हम अपने मन से कंसीडर किए थे, तो बेस ए है परपेंडिकुलर ए है, तो हाइपोटेनस क्या होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू तो पता नहीं है, और पी की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ 15 के, 15 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर बी फॉर बेस, बेस कितना है 8 के का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या होगा 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है 225, और के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64,
और के स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 5498 के स्क्वायर, लाइक टर्म्स थे ना दोनों, के स्क्वायर थे तो ऐड हो जाएंगे 289 के स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, वेरी गुड 17 का होता है, तो इससे 17 आ जाएगा और के स्क्वायर है ना, इधर देखो के स्क्वायर है ना, तो एक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई 17 के आ गई, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी आ गई 17 के, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, अब हमें तीनों साइड पता है ना, क्या है तीनों साइड पता है कि भैया ये 15 के 8 के 17 के है, तो साइन और सेक की वैल्यू बताओ, तो अब हम बता सकते हैं, तो हेंस या नाउ अब हमें बात करनी साइन ए बराबर क्या होगा, एंगल देखो याद रखना, एंगल इसमें भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी है, तो इस बार परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं हुए होंगे, एंगल चेंज होगा तब परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे चेंज, बट यहां पे ए था ना, यहां भी ये है यहां भी है, तो परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होंगे, यही परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगा। तो साइन बराबर क्या होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ कितनी है, डायग्राम 15 के है और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 के से के कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15/17। अब देखो मैंने के का कॉन्सेप्ट, रेशियो सिंबल का कॉन्सेप्ट इसलिए भी बता दिया कि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डायरेक्ट बेस का मत, ये पूरा वैल्यू बेस नहीं है, बेस की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हाई परपेंडिकुलर की जगह और कुछ भी हो सकता है, रहा हो सकता था यार, ये हो सकता है यही रहा हो, तो फिर के की वैल्यू उस समय कितनी रही होगी 1 8 into 1 है ना। तो यहां पे क्या नहीं, मार्क्स मैंने क्या बोला, आपके मार्क्स कट कर, आप अपनी गुंजाइश क्यों बनाओ कि आपके मार्क्स कट जाए, ठीक है। आप कोशिश करो ना, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए तो एक गलती आपको ध्यान में रखना चाहिए, मतलब हर कोई भी गलती नहीं करना, किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मार्क्स कटने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी, हालांकि बहुत सारे टीचर्स आप डायरेक्ट ही करवाएंगे कि बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। और था क्या उसके बस को तो लिखना है, लिख दो, एक लाइन ही तो लिखनी है, क्या हो गया बेटा, तो बस यही तो मैं पता चल जाए, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। परीक्षा का नाम हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, परीक्षा, और परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं, परीक्षा का अर्थ होता है पर दिन इच्छा, पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा नहीं चलती एग्जाम में, तुम्हारा उसमें कोई नहीं, तुम्हारा रोल केवल ये रहता है तुम्हें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करो, बस, इसके अलावा तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आगे बात कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है वो हम सोचेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको नहीं सोचेंगे, हमें नहीं पता कि आपकी कॉपी कौन चेक करेगा कौन चेक नहीं करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया 15/17 एंड लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, सेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये पता है ना। तो हाइपोटेनस कितना है जल्दी बताओ 17 के, और बेस कितना है 5 के था ना, नहीं 8 के था, तो 8 के था, के से के गया, कितना आया 17/8, हो सकता है ये आंसर आपका सही हो, ठीक है, हो सकता है ये आपका आंसर सही हो, हाँ गलत हो नहीं, मैं तो 100% श्योर हूं, तुम हो जाओ अपने आप पे श्योर। सिक्स्थ, और इसमें क्या देखा, ए और बी जो है दो एक्यूट एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, सपोज ए है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अरे यार
ठीक है। ए है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें इधर पे मैं ए ले रहा हूं, इधर बी और इधर सी। इसमें हमें ए और बी दो एक्यूट एंगल ले रख दिए हैं, यानी इसीलिए मैंने इनको एक्यूट एंगल की जगह पे प्लेस कर दिया ए और बी को। और साथ में इधर पे आपको पहले ये बता दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, ठीक है। ए और बी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। और साथ में क्या दे रखा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ए दे रखा, ठीक है। अब उसके बाद आप ये बोल सकते हो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हमें प्रूव करना है, एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले हमने ए ट्राइंगल एक अपने मन से बना लिया, दिया तो है नहीं क्वेश्चन में, हमने अपनी हेल्प के लिए बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद प्रूफ में आते हैं। ए और बी पहले ही से बताया है एक्यूट है, मतलब इनकी वैल्यू 90 से कम है। तो एक जो थर्ड एंगल रहा होगा वो सी, जैसे बोला, वो 90 डिग्री रहा होगा, ठीक है। और ए और बी कैसे हो गए? एक्यूट एंगल। तो यहां पे यदि मैं बात करूं, हमें दिया क्या है? मेन चीज दी है कॉस ए और कॉस बी क्या रहे होंगे? ए दिया है ना, इट इज गिवन, इट इज गिवन, ए गिवन है। तो जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? तो इन ट्राइंगल, इसको मैं अभी फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में सी पर 90 डिग्री है, सी पर क्या है? 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, कौन बताएगा? कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए, ए एंगल के लिए बेस कौन होगा? जल्दी बताओ, रुको जाओ। हाँ, मैं जिससे पूछूंगा ए एंगल के लिए बेस कौन होगा? हाँ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। केवल 2 लोग बता पा रहे हैं। अच्छा, चेतना बताओ, ए एंगल के लिए बेस साइड कौन होगी? AC, वेरी गुड। ए एंगल के लिए बेस साइड कौन होगी? ए एंगल से जुड़ी, ठीक है। और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगी? BC। और ए एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगी? तो आप बोलो हाइपोटेनस तो दोनों एक्यूट के लिए फिक्स होगी, ठीक है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, वो 90 के सामने ही होगी। तो आप बताओ, कॉस बराबर क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल है तो बेस साइड कौन सी रही होगी? AC। और हाइपोटेनस कौन सी होगी बेटा? AB होगी ना, हाइपोटेनस AB होगी। एंड इसी तरह मैं कॉस बी की वैल्यू निकालूं। भाई कॉस बराबर हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट एंगल चेंज हो गया है, एंगल क्या आ गया है? बी। तो बी एंगल के लिए बेस साइड कौन सी हो जाएगी? BC साइड हो जाएगी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AB। हाइपोटेनस सेम रहेगी कि ना रहेगी? अब हमें पता है क्वेश्चन फर्स्ट से कि कॉस ए और कॉस बी क्या है? इक्वल। कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन AB। और कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन AB। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है? कॉस ए और कॉस बी। हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू दिख रही है ना, कॉस ए की जगह वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? AC अपॉन AB। और कॉस बी की जगह क्या पुट कर सकते? BC अपॉन AB। बताओ, AB से AB क्या हो जाएगा? कट जाएगा। AB क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? BC। AC साइड और BC साइड क्या आ गई भैया? इक्वल आ गई। अब जरा ये तो हम चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे हमें इस ट्रायंगल में देखो AC साइड और BC साइड, ये दो साइड कैसी मिल गई है? इक्वल। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जरूरी नहीं को राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, मैं बोल दूं इसमें B एंगल और C एंगल, जे 60 डिग्री है, या इसको मैं 45 डिग्री बोल दे रहा हूं और AB में 45 डिग्री बोल ना
कुछ और ले लेते हैं, 50 डिग्री और इसे 50 डिग्री, ठीक है। देखो यार, ए भी 50 डिग्री है और ए भी 50 डिग्री, बी एंगल और सी एंगल क्या है, इक्वल। और तो बी एंगल की अपोजिट साइड और सी एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, हाँ। तो मतलब जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, तो इसका मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, तो ये दो साइड, अब इस ट्रायंगल में देखो एसी साइड और बीसी साइड क्या हो गई, इक्वल। तो एसी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, बी, और बीसी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, ए। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इसके जस्ट नीचे, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ये तो मैंने आपके लिए केवल समझाने के लिए लिखा, इसमें हमें एसी साइड और बीसी साइड पता है, और इधर हम लिख देंगे बी नो एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये थ्योरम हमने कब पढ़ी थी बताओ, 9th क्लास में स्टडी किया था इसके बाद। सो हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। समझ में आया, ठीक है।